हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल साहब हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ 2014 से बल्कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब से वो साथ हैं और तब से उन्होंने वो कार्यशैली देखी है, तो कैसे उन्होंने केंद्र में भी उसे अपनाया, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है पाटिल साहब। 12 साल हो रहे हैं केंद्र सरकार के। वैसे तो आप पहले भी रहे हैं, गुजरात में भी, संगठन में भी रहे, कई पदों पर रहे। 12 साल में अगर देखा जाए तो जब 2014 में सरकार बनी थी तो घर घर जल पहुंचाना, घर घर शौचालय बनाना, ये तमाम जो बुनियादी बातें थी, ये एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया गया और अभी क्या लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है या और कुछ बाकी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की बात कही है। और अगर घर में सबके टॉयलेट ही नहीं है तो विकसित भारत कैसे हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सबके घर में टॉयलेट बनाया। करीब 12 करोड़ टॉयलेट आज तक बन चुके हैं। और इस टॉयलेट का फ़ायदा क्या हुआ है, ये मोदी साहब का रिपोर्ट नहीं है, WHO का रिपोर्ट कहता है कि 60 करोड़ लोगों की आदत बदल गई। जो खुले में शौच में जाते थे उनकी आदत बदल गई। महिला जो सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले ही, सूर्योदय के पहले ही उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था अंधेरे में, उनके सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आता था, सुरक्षा की भी प्रॉब्लम जो आती थी, आज उनको उसमें से उन्होंने मुक्त कर दिया और सभी महिला सुरक्षित हो गई। जो डायरिया के कारण बाहर जब बच्चे शौच के लिए जाते थे उसके अंदर हर साल करीब 60,000 बच्चों की मौत होती थी। पहले ही 5 साल के अंदर करीब 3 लाख बच्चों की मौत को बचा पाए हैं, उनकी मृत्यु को रोक पाए हैं। ये इतनी बड़ी बात एक शौचालय बनाने के कारण हुई। जो लोग कहते थे कि लाल किले से प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते हैं और उसके परिणाम क्या था, उनकी दृष्टि क्या थी, ये आज उनके परिणाम के बाद दिख रहा है। दूसरी बात थी जल की। 70 साल हमें स्वतंत्रता मिलने को हुई, मगर कभी कांग्रेस ने कभी किसी के घर में पानी देने का सोचा नहीं। कोई एक मोहल्ले में अगर एक हैंडपम्प लगा देते थे तो उनको लगता था कि हमने वहाँ पानी दे दिया। आप सोचिए, महिला उसमें से पानी लेने के लिए कितनी लाइन लगती थी, कितने झगड़े होते थे। और कभी कभी तो हैंडल मार मार के भी महिलाओं की बुरी हालत हो जाती थी और पानी फिर भी उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं था और क्वालिटी की भी कभी किसी ने चिंता नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नल से जल की योजना बनाई। जल जीवन मिशन के अंदर आज तक करीब 16 करोड़ घरों में पानी दिया गया है और जो 3 करोड़ घरों में पानी देना बाकी है वो भी 2028 दिसंबर तक उसको पूरा करने का वो माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हुए हैं। आप काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और केंद्र में भी आपने इतने लंबे समय काम किया। तो इस कार्यशैली की बात करें, हमेशा विपक्ष के निशाने पर जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी थे और अब जब सरकार बन गई, अब अगर देखा जाए दिन ब दिन एनडीए का खेमा खुनबा बढ़ता जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि भाजपा तोड़ रही है, टीएमसी टूट गई, अब महाराष्ट्र में शिवसेना की बात आ रही है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार थी और वो सरकार जब हारी, टीएमसी जब हारी, तो सिर्फ बंगाल के लोग खुश नहीं हुए, पूरे देश के लोग खुश हुए। यही बताता है कि बहुत सालों से वहाँ जो चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था और जो जिस तरह से दबाव बनाकर लोगों को दबाकर वोटिंग किया जाता था, दादागिरी से उनको रोक कर वोटर्स को या उसको कैप्चर करके जो वोटिंग हो रहा था उसके कारण वो जीत रहे थे। इस बार पूरी तैयारी के साथ जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमिश्नर ने जो इलेक्शन करवाया, ये अपने आप में बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मगर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और जो टीएमसी के सांसद थे या जो एमएलएस थे उन्होंने दूसरे ही दिन टीएमसी का भी और ऐसा कह सकते तो ममता जी का भी साथ छोड़ दिया। वो छोड़ना चाहते थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था। जैसे ही वो हुए और एक कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े नहीं है, उन्होंने अलग अपना चौका बनाया है, अलग अपनी पहचान बनाई है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना के लिए उन्होंने कहा ज़रूर है, मगर इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया। इतने लोगों पर दबाव नहीं बना सकते, अगर वो अपने आप में तैयार होते तो ही हो सकता है। शिवसेना की भी यही स्थिति है, शिवसेना में नेतृत्व का अभाव है। कोई
कोई भी वहाँ पर उनको लगता है कि हमारा कोई भविष्य ही नहीं है, और इसके लिए वो शायद अपना अलग चौका बना कर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं तो मानता हूं कि आने वाले दिनों में और भी पार्टियों में जो नेतृत्व विहीन है या उनका नेतृत्व मजबूत नहीं है, जिनको लगता होगा कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर अभी ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर भी यही पोजीशन होगी, अपने नेतृत्व के सामने बाहर आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिसको जाना है वो चले जाए, जो खुशी से रहना चाहता है उनकी पार्टी में रहे। देखो, रोक नहीं पाते हैं तो ऐसा ही कहेंगे, पहले भी उन्होंने यही कहा था, तो उनका विषय है, किसी को रोके ना रोके, मगर जो कहा है उनको मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर वो रोकना भी चाहे तो नहीं रुकेंगे, ऐसा उनको लगता है, इसके लिए उन्होंने ऐसी बात कही है। पाटिल साहब, इतने लंबे समय से आप प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं, अगर पूछा जाए कि क्या ऐसी बड़ी चीज़ जो आपने उनसे अडॉप्ट की हो, सीखी हो, उन्होंने जो गांव गोद लिया था उसका भी कार्यभार आपके पास था, वो तब भी आप उतने सक्रिय थे उनके साथ, तो क्या बड़ी बात है जो उनसे आपने सीखी? देखो, वो ज़मीन पर बड़े हुए हैं और आज भी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या का क्या है वो अच्छी तरह जानते हैं। आने वाले अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी 25 साल अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर पूरे कर लेंगे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या आपको लगता है 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के तौर पर देश को मिलेंगे? पूरा देश चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 1929 में भी इलेक्शन लड़े। 7 अक्टूबर को उनको 25 साल हो रहे, एक भी इलेक्शन हारे नहीं है, और बिना इलेक्शन सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने, डंके की चोट पर बताकर वो प्रधानमंत्री बने, और अब देश चाहता है, अब देश की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए 29 में वो ज़रूर इलेक्शन और लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य, और वो ज़रूर लड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मंत्रालय के मंत्री रहे, कई ऐतिहासिक बातें भी हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसी समय पाकिस्तान का पानी बंद किया गया जब आप मंत्रालय संभाल रहे थे। क्या उससे उस पर विपक्ष ने काफ़ी सवाल भी उठाए थे कि अमानवीय है, तो क्या उसका कोई फायदा हुआ या विकल्प के क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि गुजराती में कहावत है कि घरना छोकरा घंटी चाटे उपाध्याय ने आटो। हिंदी में मैं बता दूं कि घर के बच्चे हैं, उनको खाना नहीं है, और हम कोई उपाध्याय आता है या कोई संत आता है, महात्मा कोई मांगने आता है, तो उसको हम आटा देते हैं। तो ये कब तक ठीक है? हमारे यहाँ कई राज्यों के अंदर पानी की किल्लत है, और हम अपना पानी दूसरे को दे दें, ऐसे टीटी कैसे हो सकती है? तो वो टीटी को एवेंस में जो रखा है, और पड़ोसी जिसको आप दे रहे हो वो ऊपर से हमारे यहाँ के अटैक कर रहा है, हमारा निर्दोष लोगों को मार रहा है। मुझे लगता है बहुत पहले तो टीटी होनी नहीं चाहिए थी, हुई तो उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल गलत थी, और जो अभी जो निर्णय किया गया है वो बिल्कुल ठीक किया गया है, और जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में कहते हैं पंजाब हमेशा से भाजपा इलेक्शन मोड में रहती है, एक इलेक्शन खत्म होते वो उससे पहले दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। अब पंजाब में चुनाव है, सबसे बड़े राज्य अगर कहें उत्तर प्रदेश में, जहां से कहते हैं केंद्र की भी कुर्सी होते हुए आती है, तो इन राज्यों को लेकर क्या बड़ी तैयारी है, क्या मुद्दे होंगे, और क्या पंजाब में भी लगता है कि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बना? नहीं, लगता नहीं है, पक्का ही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी, क्योंकि मैं देश के लोगों का मूड देखकर आपको बताता हूँ कि हर जगह देखिए आप दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल जी कहते थे कि मोदी जी इस जन्म में आप हमको हरा नहीं पाएंगे, बुरी तरह हार गए। ममता जी को ऐसा ही लगता था कि वो आजीवन सीएम है, उनको कोई नहीं हिला सकता। क्या हालत हो गई उनकी आज, वो खुद भी हार गई, 2 सीट पर थी, दोनों सीट पर हार गई। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो माहौल बना है देश के लोगों का, जो मन बना है, वो चाहते हैं, जो मोदी साहब का सपना भी है, जो उनका संकल्प भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी तरह देश में एक ही पार्टी का शासन होना चाहिए। तो मान लो केंद्र में सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है, तो केंद्र सरकार की योजना वो लागू नहीं करते। पश्चिम बंगाल में भी होता था, पंजाब में भी हो रहा है। इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी।
117 सीट पर लड़ेगी और 100% सरकार भी बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन लोकतंत्र में तो विपक्ष की भी ताकत कहते हैं होनी चाहिए। नहीं, विपक्ष की ताकत बढ़ाना सत्ता वाली पार्टी का काम नहीं है, वो विपक्ष का अपना काम है। तो वो अगर वो फेल हो जाते हैं उसके अंदर हमारी इंडिया अलायंस का भविष्य कैसा देखते हैं? अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ कि जिसका कोई भविष्य नहीं है उसके बारे में क्या कह सकता चुनाव से पहले ममता बनर्जी उसकी बैठक में नहीं आई थी, चुनाव के बाद अब वो फिर से उस कुनबे को जोड़ने की कोशिश में है। देखो, हारे हुए लोग इकट्ठा हो जाए तो भी क्या होता है, हार नहीं होता है, तो उनको जो घमंड था। धन्यवाद पाटिल साहब तमाम बातों से पर बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर सीआर पाटिल जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में तोड़ेंगे, और उन्होंने ऐसा भी दावा किया है कि 2029 में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इनके सामने विपक्ष बड़ी चुनौती नहीं रख सकता है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन सुरजीत के साथ अनामिका रत्ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईटीवी भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।